हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, हमने लास्ट क्लास में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट खत्म किया था हमारा, है ना। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट खत्म होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, थ्योरी का चैप्टर है हमारा, सोर्स डॉक्यूमेंट, जो कि प्रॉपरली थ्योरी से बेस्ड है। तो उस चैप्टर को आप आसानी से पढ़ लेना, कोई डाउट रहे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो मेनली जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल पोर्शन का चैप्टर है वो है जनरल है। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा। आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका पीटी हो, चाहे आपका हाफ ईयरली हो या आपका एनुअल हो, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको आप आसानी से अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। देखो क्या होता है, जनरल एंट्री जो है एक स्टार्टिंग पॉइंट है हमारी रिकॉर्डिंग का, है ना। जैसे बात करूंगा, अगर आप कोई भी अकाउंटिंग करने जा रहे हो तो अकाउंटिंग का सबसे पहला जो पॉइंट होता है, सबसे पहली जो स्टार्टिंग होती है वो जनरल से शुरू होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि बुक कीपिंग हमारा एक पार्ट होता है हमारी पूरी अकाउंटिंग का। उस बुक कीपिंग का सबसे पहला पार्ट ही हमारा जनरल है, ठीक है बेटा। अब जनरल में होता क्या है, हम एक कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अब जैसे आपने कोई सामान बेचा, कोई सामान खरीदा, या कुछ भी आपने सैलरी दी, एक्सपेंस दिए, कोई भी सैलरी है, एक्सपेंस दिया आपने, और कोई भी आपको इनकम अर्न हुई है, वो सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सभी हमारी रिकॉर्ड की जाती हैं जनरल के अंदर, ठीक है। चलिए समझते हैं कैसे करते हैं। देखो कोई भी ट्रांजेक्शन है, अब ट्रांजेक्शन जो हो सकती है बेटा, ठीक है। अब कोई भी ट्रांजैक्शन जो होगी उस ट्रांजैक्शन को आपको रिकॉर्ड करना होता है। अब उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। जैसे हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा था कि सर रिकॉर्ड करने के दो तरीके, एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच, ठीक है जी। एक कौन सी अप्रोच है? ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक है मॉडर्न अप्रोच। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बच्चे होते हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच लगाते हैं, या मोस्ट ऑफ द केसेस में मॉडर्न अप्रोच भी लगाते हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से जाएंगे तो भी क्वेश्चन आपका ठीक होगा, मॉडर्न से जाएंगे तो भी क्वेश्चन ठीक होगा। मतलब केसेस अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा जो आसान होता है क्वेश्चन को करना या ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना जनरल में, वो होता है मॉडर्न अप्रोच से, ठीक है। तो हम मॉडर्न अप्रोच से ही सीखेंगे। देखिए क्या है, कोई भी ट्रांजेक्शन है उसको अगर आप मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पर कर रहे हैं तो क्या करना है आपको, बस ये देखना है कि कौन से दो अकाउंट हमारे इफेक्ट हुए हैं, है ना। हमें सबसे पहले क्या देखना है, विच टू अकाउंट्स हैव बीन इफेक्टिव, या विच टू अकाउंट्स हैव बीन अफेक्टेड, कौन से दो अकाउंट हमारे अफेक्ट हुए हैं, ठीक है बेटा। वो हमें यहाँ पर सबसे पहले देखना है और उसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बहुत ही सिंपल सा। चलिए ले लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया कि मशीनरी परचेज्ड बाय कैश। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, मशीनरी या मशीन परचेज्ड बाय कैश। कितने में खरीदी आपने? सपोज करिए 10,000 में आपने एक मशीनरी खरीदी है। अकाउंटिंग इक्वेशन पर चलते हैं। वहां पर आपने देखा था कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन में जब हम कोई मशीन खरीद रहे थे तो हमारे पास मशीनरी की वैल्यू बढ़ जा रही थी, यस या नो? बताओ। और कैश की वैल्यू क्या हो जा रही थी? कम हो जा रही थी। तो यहाँ पर भी अगर हम इस ट्रांजेक्शन को देखें तो दो अकाउंट हमारे इफेक्ट हुए। पहला अकाउंट हमारा इफेक्ट हुआ मशीन का और दूसरा अकाउंट हमारा इफेक्ट हुआ किसका? कैश का, ठीक है बेटा। अब आप देखो, जब आप मशीनरी परचेज करोगे तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ेगी, यस या नो? और कैश की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। बताइए होगी कि नहीं होगी? तो अब हमें इतना अगर समझ आ गई कि किसकी वैल्यू बढ़ी और किसकी वैल्यू कम हुई, ये हमें पता चल गया। हमने ये अकाउंटिंग इक्वेशन में भी सीखा था। अब कितने से मशीन की वैल्यू बढ़ी? सर 10,000 से हमारी मशीन की वैल्यू बढ़ गई है। और कैश की वैल्यू कितने से कम हुई? 10,000 से कैश की वैल्यू कम हुई। हुई कि नहीं हुई? इतना आप समझ गए। चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि आपको पता है मशीन भी क्या है? हमारी एसेट्स है, यस या नो? मशीन क्या है? एसेट्स है। और कैश भी क्या है? एसेट्स है, यस या नो? अब मॉडर्न अप्रोच की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बताया था, एसेट्स अगर इंक्रीज होती है, एसेट्स अगर इंक्रीज होती है तो डेबिट होती है, और एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। तो बहुत अच्छे आपने सीख लिया। एसेट्स यहाँ पर क्या हो रही है? इंक्रीज, तो इसको क्या करेंगे हम? डेबिट। और एसेट्स यहाँ पर क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? क्रेडिट। क्लियर हो गई बात? सिंपल सी एंट्री है, आप बना लीजिए। क्या है बनाएंगे आप? देखो डेबिट किसको करना? मशीन को। तो मशीन अकाउंट डेबिट, और टू हमारा कैश अकाउंट। दैट एंट्री विल बी पास्ड, क्या रहेगा अमाउंट? 10,000। 10,000। चीज समझ आई नहीं आई?
ये हमारा पूरा तरीके से एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कोई भी जर्नल एंट्री करते हैं। आप किसी भी ट्रांजैक्शन को आप देखेंगे वो इसी बेसिस पर की जाती है। हमें ये चेक करना होता है जो हमारी एसेट्स आ रही है कि हमारी एसेट्स जा रही है। क्लियर हो गई बात? चलिए इससे आगे हम चलते हैं बेटा, एक और मैं एग्जांपल लूंगा और उसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं बेटा। ठीक है, जैसे कि हमने एक और एग्जांपल लेता हूं। चलो सबसे पहली एंट्री में जो हर क्वेश्चन के सबसे फर्स्ट वाली एंट्री होती है वही ले लेते हैं। बिजनेस स्टार्टेड, क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ये सबसे पहली आपको एंट्री देखने को मिलेगी हमेशा हर क्वेश्चन में। सपोज करिए 1 लाख से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। अब मैंने वही बात पर आ जाते हैं बेसिक्स पर कि सर हमें ये देखना है कौन से 2 अकाउंट इफेक्ट हुए हैं, है ना। जब आप बिजनेस स्टार्ट करोगे कैश के साथ तो एक तो अकाउंट हमारा कैश इफेक्ट होगा कि नहीं बताइए, और दूसरा हमारा अकाउंट इफेक्ट होगा कैपिटल। आपको मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने सीखा था कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जिसमें हम पैसा लगाते हैं वो क्या होता है हमारा, क्या होता है वो हमारा एक तरीके से कैपिटल होता है ना। तो कैश कितने से इफेक्ट हुआ है सर? 1 लाख से हमारा कैश इफेक्ट हो गया। अब हुआ क्या है, बिजनेस में जब आप कैश लगाओगे तो कैश की वैल्यू बढ़ेगी ना। क्या हो गई? कैश की वैल्यू बढ़ गई और कैपिटल की भी वैल्यू बढ़ गई। भाई जब बिजनेस में पैसा लगा है तो कैपिटल भी इंक्रीज हो गई, तो कैपिटल की भी वैल्यू बढ़ गई 1 लाख से, है ना। अब लगा लो मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कहती है सर कैश एसेट्स इंक्रीजेस एसेट्स डेबिट, एसेट्स इंक्रीजेस एसेट्स डेबिट। तो कैश क्या हमारी एसेट्स है कि नहीं? भाई एसेट्स है ना, तो एसेट्स क्या हो रही है? इंक्रीज, तो क्या करेंगे इसको हम? डेबिट। और जब मैं मॉडर्न अप्रोच कहती है कैपिटल इंक्रीजेस तो क्रेडिट, पढ़ाया था कल ये लास्ट क्लास में। कैपिटल इंक्रीजेस तो क्रेडिट, तो कैपिटल क्या होगी हमारी? क्रेडिट होगी कि नहीं होगी? कर लीजिए एंट्री, क्या बनेगी सर? कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो एंट्री हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। ये हमारी एंट्री बन जाएगी। बताइए कोई डाउट है तो? कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। एक दो ट्रांजैक्शन देखेंगे। चलिए इसमें हम बात करते हैं परचेज और सेल्स की। ये जनरली बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि सर परचेज और सेल्स में क्या कहानी है। ठीक है, इसको अभी हम देखते हैं। चलिए देखते हैं हम परचेज और सेल्स के बारे में। पहले हम एक चीज देख लेते हैं बेटा, कैश और क्रेडिट के बारे में। देखो कोई ट्रांजैक्शन, कौन सी ट्रांजैक्शन कैश में हुई है, कौन सी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में हुई है, कैसे पता चलेगा? अगर क्वेश्चन में हमें ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड दे दिया तो वो हमारी कैश में मानी जाएगी ट्रांजैक्शन। अगर हमें कैश वर्ड नहीं दिया तो हम ये चेक करेंगे कि हमें क्या दिया है। अगर किसी व्यक्ति का नाम है, इफ एनी पर्सन नेम, देन इट इज कॉल्ड क्रेडिट। क्या मानी जाएगी वो? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब कैश हमें दे रखा है तो कैश, अगर कैश नहीं है तो हम चेक करेंगे किसी व्यक्ति का नाम है, यस है, तो क्या होगी वो? क्रेडिट होगी। अगर दोनों ही चीज दे रखी हो, कैश भी दे रखा हो, क्रेडिट भी दे रखा, नेम भी दे रखा हो, तो क्या माना जाएगा? तो हमारी वो ट्रांजैक्शन कैश की मानी जाएगी। ठीक है, मतलब कैश और क्रेडिट में ये आपको ध्यान रखना है। कैश की ट्रांजैक्शन होती है जब हमें कैश दे रखा है, और क्रेडिट की ट्रांजैक्शन जब होती है जब हमें किसी का नाम दे रखा है। जैसे हमने, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम रोहन। हमने रोहन से एक परचेज किया है, सपोज करिए 5000 का माल। अब आप आ जाइए वही अकाउंटिंग इक्वेशन पर या हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर। उसमें क्या कहा था मैंने कि सर आपको चेक करना है दो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। पहला अकाउंट हमारा इफेक्ट हो रहा है सर गुड्स का, और दूसरा हो रहा है रोहन। अब रोहन से हमने उधार माल खरीदा है, तो आप खुद सोचिए क्या होगा हमारा? क्रेडिटर होगा। क्या होगा हमारा? रोहन सर क्रेडिटर होगा। यस या नो? क्रेडिटर कौन है? रोहन है हमारा क्रेडिटर। अब क्योंकि रोहन क्रेडिटर है तो ये क्या हो गई हमारी सर? लायबिलिटी हो गई, है कि नहीं? अब लायबिलिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। और लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्या होता है फॉर्मूला बताओ? लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, है ना। लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। तो रोहन को क्या करेंगे हम? सर क्रेडिट करेंगे। दूसरी चीज क्या है सर? गुड्स है। क्या है? गुड्स। अब गुड्स तो लिखते नहीं है हम, बिजनेस एंड स्टॉक। अब आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्रेडिट तो इंक्रीज हो गया, तो क्रेडिट में आ गया वो हमारा क्रेडिटर इंक्रीज लायबिलिटी। दूसरी चीज हमने बात करी सर गुड्स एंड स्टॉक है ना। तो जब मैंने बात करी कि सर
जब हम एंट्री करते हैं तो ना तो गुड्स आता है ना ही स्टॉक आता है ना। बात क्या आएगी यहाँ पर, अगर हमने परचेज किया है तो इनकी जगह क्या वैल्यू आएगी, परचेज। क्या आएगा इनकी जगह, परचेज आएगा। और अगर हमने माल बेचा होता तो गुड्स और स्टॉक की जगह क्या हो जाता, सेल्स आ जाता। क्या आ जाता बेटा, सेल्स आ जाता। ठीक है, तो परचेज क्या होगी, डेबिट होगी, है ना, क्योंकि परचेज हमारी इंक्रीज हो रही है ना, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स इंक्रीजेस, डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, परचेज अकाउंट डेबिट, और टू क्या है हमारा क्रेडिटर, रोहन। ठीक है, रोहन्स अकाउंट। सो दिस इज द जनरल एंट्री फॉर परचेज। अब बात हम अगर करें सेल्स की, सर सेल्स हमने करी है, सेल्स ऑफ गुड्स, केवल कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, ना तो कैश लिखा ना किसी का नाम लिखा, है ना। सेल्स ऑफ गुड्स 5000, या इसको हम लिख लेंगे 15000। हमने 15000 का माल बेचा है। अब फिर आप देखोगे जब आप माल बेचोगे और कुछ नहीं लिखा तो हम ये मानते हैं कि ये कैश में एंट्री हुई है। और जब कैश में एंट्री हुई है तो इसका मतलब है कैश हमारे पास आया होगा, यस या नो। कैश आया है तो कैश इंक्रीज, और कैश इंक्रीज मींस एसेट्स इंक्रीज, यस या नो। एसेट्स हमारी इंक्रीज हो गई बेटा। अब एसेट्स हमारी इंक्रीज हो गई है तो सिंपल सी बात है, एसेट्स को क्या करते हैं हम, डेबिट। तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा सर। दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज है गुड्स या स्टॉक, है कि नहीं। अब मैंने फिर से बताया, गुड्स और स्टॉक का नाम हम ना लिखकर हम क्या लिखते हैं, या तो सेल्स या परचेज। तो क्या होगा, सेल्स। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा स्टॉक क्या हुआ है, कम हुआ है ना। स्टॉक क्या हुआ है, कम हुआ है ना। स्टॉक क्या हुआ है, कम हुआ है। और जब स्टॉक कम होगा तो हमारा क्या होगा, एसेट्स कम होगी, और एसेट्स कम होती है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो सेल्स क्या होगी बेटा, हमारी क्रेडिट होगी। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, वो मैं यहाँ पर कर देता हूं। क्या एंट्री बनेगी इसकी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये रही हमारी जनरल एंट्री ऑफ सेल्स। तो बेटा बेसिकली ये हमारा था कुछ जनरल का। एक हम लॉन्ग क्वेश्चन और कर लेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम प्रॉपर तरीके से सारा क्वेश्चन आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए ये आपको होपफुली सेशन समझ में आया होगा जनरल एंट्री का। आप किसी भी क्वेश्चन को करने जाएं तो इसी मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पर करें, आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है बेटा, है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर देना, है ना। और अगर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और होपफुली आपके एग्जाम में ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी, बढ़िया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने जो है जनरल स्टार्ट किया था, आज हम जनरल के आगे पढ़ेंगे, मतलब जनरल को ही आगे फॉरवर्ड करेंगे। देखिए जनरल में हमने कुछ बेसिक्स उसके पढ़ लिए थे, है ना। हमने ये सीख लिया था कि जनरल को हम कैसे स्टार्ट करते हैं, जनरल में हम कैसे एंट्रीज बनाते हैं, क्योंकि ये एक बेसिक क्वेश्चन है। एग्जाम में 110% यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आपका अगर सिलेबस का ये पार्ट है तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर मिलेगा, कम से कम एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, और आपको होपफुली ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं जनरल। देखिए जनरल हमने लास्ट क्लास में अपना बेसिक्स जनरल के पढ़ लिए थे, और जनरल के बेसिक्स पढ़ने के बाद आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे जनरल की, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर है और बड़े चैप्टर को हमें कवर करने के लिए ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। तो देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। अब कॉन्सेप्ट जो हमारे रिलेटेड है वो दो चीज, अगर मैं बात करूं, एक तो बैंकिंग। अगर मैं बात करूं बेटा बैंकिंग, मतलब बैंक से रिलेटेड कुछ ट्रांजैक्शन हमें देखनी है आज, है ना। और एक मैं बात करूं अगर एसेट्स, आज हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे कि बैंक और एसेट्स ये जो दो चीजें हैं, ये इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं सर बैंक से रिलेटेड। बैंक से रिलेटेड क्या होता है, जनरली केसेस में क्या होता है बेटा, आप बैंक में कभी भी पैसा जमा करने जाते हो, यस या नो। बैंक से पैसा निकालने जाते हो, यस या नो। बैंक में आप अपना चेक सबमिट करते हो, आप अपना चेक काट के अपने सप्लायर को दे देते हो, है ना। बहुत बार क्या होता है, आपने चेक बैंक में जमा किया, वो चेक हो गया डिसऑनर, है ना। तो ऐसी बहुत सारी कंडीशन बनती है कि हम बैंक से जो ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी क्या जनरल एंट्री बनने वाली है, इसको हम ध्यान से सीखेंगे। चलिए, तो आपको करना क्या है, सिंपल आपने एक चीज देखनी है। क्या देखनी है कि यदि आपके बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है, क्या होता है, यदि आपके बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है किसी भी ट्रांजैक्शन से, तो वो हमारी उस कंडीशन में क्या होगा,
उस कंडीशन में हम बैंक को करते हैं डेबिट। दूसरी कंडीशन क्या बनती है, यदि हमारे बैंक का बैलेंस, इफ द बैलेंस ऑफ द बैंक इज डिक्रीजेज, अगर बैंक का बैलेंस कम होता है किसी भी ट्रांजैक्शन से, तो हम क्या करना है, हमें करना है बैंक को क्रेडिट। बात समझ आ रही है बेटा? देखो सिंपल है, बैंक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में एग्जाम में जनरल एंट्री एक जरूर देखने को मिलेगी, और वो आप कैसे याद रख पाएंगे, यदि बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक को कर दो डेबिट, और बैंक का बैलेंस कम हो रहा है तो बैंक को कर दो क्रेडिट। सिंपल इतना हमने करना है। जैसे कि सपोज करिए आपने क्या करा, एक सैलरी पे करी, सैलरी पेड बाय चेक, आपने चेक से सैलरी पेड करी, सपोज करिए 20,000, कितने की सैलरी चेक पे से पे करी, 20,000 की। अब 20,000 का आपने एक चेक दिया होगा अपने एम्प्लॉय को, दिया होगा या नहीं भाई? आपने अपने एम्प्लॉय से कहा होगा भाई साहब लो पकड़ो 20,000 का चेक, यस या नो? अब वो चेक लेकर कहाँ गया होगा, अपने बैंक में, उसने अपने बैंक में वो चेक जमा किया होगा। अब वो बैंक जो उसका है वो हमारे खाते में से पैसे निकलवाने के लिए मांगेगा या नहीं, यस या नो? हमारे खाते में से वो पैसे कट जाएंगे। तो जब हमारे खातों में से, हमारे अकाउंट में से पैसे कटेंगे, तो आप खुद बताइए क्या आपके बैंक का बैलेंस कम जाएगा कि नहीं जाएगा, डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? यस होगा सर। तो इसी कंडीशन में क्या एंट्री बनेगी बताओ, बैंक को करना है क्रेडिट, क्या करना है, बैंक को क्रेडिट करना है। और सर डेबिट क्या होगा, आपको पता है सैलरी क्या है, एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंसेस इंक्रीजेस देन इट इज डेबिटेड। तो बैंक तो होगा क्रेडिट, और डेबिट क्या रहेगा हमारा, सैलरी अकाउंट। बताइए एंट्री समझ आई कि नहीं आई? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बैंक। यदि किसी भी ट्रांजैक्शन से बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में बैंक को डेबिट करते हैं, और किसी कंडीशन में अगर बैंक का बैलेंस कम हो जाता है तो बैंक को हम क्रेडिट करते हैं। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज करिए आपने क्या करा, आपके किसी कस्टमर ने, आपका एक कस्टमर था जिसको आपने माल बेचा था, उस व्यक्ति ने क्या करा, आपको एक चेक दिया है ना, और वो चेक आपने डिपॉजिट कर दिया कहाँ, बैंक में। तो चेक डिपॉजिट इन बैंक, चेक डिपॉजिट इन बैंक। अब वो चेक जो था ना बेटा, वो किससे मिला था आपको, आपके कस्टमर से मिला था, जो कि आपका कस्टमर सपोज करिए रोहन था कोई, है ना, रोहन का चेक था वो। किसका चेक था, रोहन चेक डिपॉजिट इन बैंक। अब आपको रोहन से मिला था ना वो चेक। अब जैसे ही आप वो चेक बैंक में जमा करोगे, आपका बैंक जाकर रोहन के बैंक के पास उससे मांगेगा पैसे। अब आपके अकाउंट में क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, यस या नो? बताओ बैंक बैलेंस क्या होगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। और जब भी मैंने बताया अभी कि जब बैंक का बैलेंस इंक्रीज होता है तो बैंक को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं सर, यस या नो? तो एंट्री क्या रहेगी इसकी, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू किसका चेक था ये, सर रोहन का, तो रोहन अकाउंट। अब आप सोचोगे यदि सर इसमें हमारा उस व्यक्ति का नाम नहीं दिया होता, हमें बस इतना लिखा होता कि हमने माल बेचा और हमें चेक मिला, मतलब हमने चेक से माल बेचा है ना, हमें ये नाम नहीं बताया कि किसने चेक दिया है, जस्ट हमें ये पता है कि हमने माल बेचा है, वी जस्ट सेल द गुड्स एंड चेक रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सेल। तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति का नाम नहीं आएगा बेटा, ठीक है, वहां पर क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। क्लियर है? यदि हमें ये नहीं दिया गया होता कि किसने चेक दिया या हमने उधार में बेचा या जो भी कुछ है, यदि हमें केवल दिया गया होता कि गुड सोल्ड बाय चेक या गुड सोल्ड बाय बैंक ट्रांजैक्शन, तो वहां पर क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। होपफुली आपको ये चीज बैंक से रिलेटेड चीजें समझ में आ गई होंगी। बैंक से रिलेटेड अभी एक दो और एग्जांपल हम लेंगे, ठीक है बेटा? इसके बाद यदि बेटा हम देखें, यदि क्या होता है कि जो हमने चेक बैंक में जमा किया था अपने बैंक में, बहुत बार ऐसा होता है कि वो डिसोनर हो जाता है। डिसोनर होने का मतलब है कि जिससे हमने वो चेक लिया था, अब उस व्यक्ति का कोई भी रीजन हो सकता है, यदि उसके खाते में पैसे ना हो, या कोई और रीजन हो सकता है कि उसके साइन ना मैच हुए हों, या कोई भी रीजन की वजह से उसका जो चेक है वो बाउंस हो गया है, चेक डिसोनर हो गया है। तो उस कंडीशन में हम क्या एंट्री करेंगे, देखो हमारे यहाँ पर क्या एंट्री होगी, हमने जिससे वो चेक लिया था उस व्यक्ति को वापस से डेबिट कर देंगे। जैसे हमने अभी रोहन का एग्जांपल लिया था कि रोहन से हमें चेक मिला था, है ना, तो हम क्या एंट्री करेंगे बेटा, रोहन अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट। ये हमारी सिंपल चेक डिसऑनर की एंट्री होगी। चेक डिसऑनर कि हमने जो चेक लिया था बैंक उससे, रोहन से, अब उसका चेक हमने बैंक में जमा कराया। अब वो चेक जो है उससे हमारा बैंक पैसे लेने गया होगा, उसने मना कर दी कि भाई हमारे पास है नहीं पैसे। तो जब पैसे ही नहीं है उसके खाते में तो पैसे आएंगे नहीं, और जब पैसे नहीं आएंगे तो चेक हो गया डिसऑनर। और जब चेक डिसऑनर होता है बेटा तो उस कंडीशन में क्या एंट्री बनती है? रोहन्स डेबिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि उस व्यक्ति का ही वो चेक था। क्लियर हो गई बात आपको? तो दीज आर द ट्रांजेक्शन। अभी एक दो अगर आप और बताएं मुझे, जैसे कि मैं बताऊं आपको, हमने चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ये तो हमारा जैसे एक और बनता था यहाँ पर, जैसे कलेक्शन का एक होता था जिसमें कि आपने देखा होगा, अब आपके सिलेबस का वो पार्ट है नहीं, है ना। एक और चीज़ होती थी हमारी, वो अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज करके एक होता था, उसमें भी कुछ इसका कंडीशंस थी बैंक की, वो अभी आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, तो हम उसको डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है वो होपफुली इतनी ही है। आप अपनी बुक के बैंक से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन हो वो उनको आप अच्छे से ट्राई कीजिए। बेटा अब हम बात करते हैं एसेट्स की। हमने बैंकिंग अभी कंप्लीट देख लिया है, अब हम बात करते हैं सर एसेट्स से रिलेटेड कोई अगर ट्रांजैक्शन है तो उसका हम कैसे जर्नल एंट्री करेंगे। बहुत सिंपल है, देखो आपको अभी हमने पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में कि जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, एसेट्स डिक्रीज होती है तो एसेट्स को क्रेडिट करते हैं। सिंपल वही यहाँ पर भी आपको देखना है। अगर एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है तो उसको हम करेंगे डेबिट, और अगर वो डिक्रीज हो रही है तो उसको क्या करेंगे हम? क्रेडिट। यही फॉर्मेट हमें देखना है। अब आप खुद सोचिए, यदि एसेट्स इंक्रीज होती है तो कैसे होती होगी? खरीदने से होती है सर, है ना। तो क्या एंट्री होगी? परचेज एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारा जाएगा ना, या बैंक जाएगा। यदि एसेट्स कम होती है, अब एसेट्स के कम होने के भी कई सारे रीजन है। पहला रीजन है डेप्रिसिएशन। भाई एसेट्स की वैल्यू कम होने का पहला रीजन है डेप्रिसिएशन। अगर हमारा एसेट्स में डेप्रिसिएशन लग रहा है, इफ द डेप्रिसिएशन इज हैविंग ऑन आवर एसेट्स, तो हमारी क्या जनरल एंट्री होगी? तो सिंपल देखो, डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री यहां पर करा देता हूं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू एसेट्स अकाउंट। अब आप सोचोगे सर ये जो डेप्रिसिएशन है ये तो इस तरीके से एक एक्सपेंस बन गया। जी हाँ, ये एक एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस इज डेबिट एंड टू एसेट्स। एसेट्स क्योंकि डिक्रीज हो रही है वैल्यू एसेट्स की, इसलिए एसेट्स को हमने क्या किया है? क्रेडिट किया है। अब चलिए सर एक और चीज देखते हैं जिसकी वजह से हमारी एसेट्स कम होगी। एसेट्स को बेचने से हमारी एसेट्स कम होती है, तो हम दूसरी एंट्री क्या करेंगे? अब आप सपोज करिए आपने सेल ऑफ एसेट्स, कोई एसेट्स को सेल कर दिया है आपने, तो जब आप सेल करेंगे एसेट्स को तो आपके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, कैश आएगा ना, या बैंक आएगा? तो वो जो भी चीज आ रही है उसको आप करेंगे डेबिट, और टू करेंगे आप एसेट्स अकाउंट। इस वजह से भी तो एसेट्स कम हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये हमारी कुछ कंडीशंस है जहां से हमारी एसेट्स कम होती है। क्लियर है आप सभी को? सो दीज आर द सिचुएशंस व्हेन एसेट्स डिक्रीज। एसेट्स बढ़ने का रीजन मैंने अभी आपको बताया कि जब हम खरीदेंगे तो हमारी एसेट्स बढ़ जाएगी, तो उसकी सिंपल सी एंट्री है एसेट्स इंक्रीजेस तो एसेट्स डेबिट, तो हम एसेट्स को डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट। इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए एंट्री आ रखी है हमारे क्वेश्चन में कि डेप ऑन मशीन, एक हमें एंट्री है डेप ऑन मशीन, मशीन की हमें वैल्यू दे रखी है 1 लाख रुपए, है ना, और डेप है हमारा 5%। तो आप देखो डेप का 5% निकालना है 1 लाख का, कितना आएगा? 5000 आएगा। तो डेप लगाना है मशीन पे जिसका 5% 1 लाख पर, तो क्या एंट्री रहेगी? वही एंट्री रहेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट और टू मशीन अकाउंट। कितने रुपए से होगी बताओ आप? सर 1 लाख का 5% निकाल लो, 5000 हमारी हो गई अमाउंट। क्लियर है बेटा? सो दीज आर द एसेट्स एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शंस। इसके अलावा अभी हमारी और भी कुछ ट्रांजेक्शंस रहती हैं डेप जनरल की, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये दो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अच्छे से समझ में आ गए हैं तो लाइक शेयर कर देना, अदरवाइज नहीं आए हैं तो कोई डाउट रहे तो उसको कमेंट में डाल देना। ठीक है बेटा? चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।